गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यंजन संधि के आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने व्यंजन संधि में के अंतर्गत स्तोश्चुनाश्चु, इष्टुनाष्टु, झलाम जशंते तथा मो अनुस्वार इस प्रकार अनेक सूत्रों का अध्ययन किया और इन प्रमुख सूत्रों के अध्ययन करने के साथ ही हमने ये जाना कि स्वतंत्र रूप से इनका कोई नामकरण नहीं है। जहाँ पर इष्टु आदेश हुआ वहाँ पर हमने उसे इष्टुत्व संधि का नाम दिया, जहाँ इष्टु वहाँ इष्टुत्व संधि, जहाँ जश वहाँ हमने जशत्व संधि और जहाँ अनुस्वार आदेश हुआ वहाँ हमने उसे अनुस्वार संधि के नाम से अभिहित किया। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज आगे की संधि चर्त संधि और परसवर्ण इन संधियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चर्त संधि भिन्न रूप से कोई अलग से जिसका सूत्र नहीं है लघु सिद्धांत कौमुदी में, पर और इस संधि का अध्ययन हम परसवर्ण संधि के अंतर्गत ही करते हैं। परंतु कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में इसे स्वतंत्र रूप से भी पूछा जाता है, उदाहरण देकर कि यहाँ पर कौन सी संधि है अथवा यहाँ पर कौन से सूत्र से कार्य हुआ है। इसलिए हम इसका यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी संधि है चर्त संधि। देखिए इसका सूत्र है खरी च। खरी च सूत्र बहुत ही छोटा है खरी च, लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा है। खरी च सूत्र कहता है कि झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर? झल के स्थान पर। अब झल किसे कहते हैं हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम प्रत्याहार बनाते समय देखते हैं कि झल अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा श, श, स ये वर्ण झल के अंतर्गत आते हैं। तो यदि पूर्व पद के प्रारंभ में, इसके पूर्व पद के अंत में यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा श हो और उत्तर पद के प्रारंभ में खर अर्थात वर्गों के पहला, दूसरा तथा श, स वर्ण हो, तो पूर्व पद के अंत वाला वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण चर में परिवर्तित हो जाता है। एक बार पुनः देखिए कि यदि पूर्व पद के अंत में झल अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में खर वर्गों का पहला क, च, ट, त, प, दूसरा ख, छ, ठ, त, फ तथा श, स और स हो, तो पूर्व पद के अंतिम वाला वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में अर्थात चर में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और खर पहला, दूसरा तथा श, स वर्ण। तो झल किस में परिवर्तित होगा? चर। खरी च झल के स्थान पर चर आदेश। यदि वही पुनः एक बार हम इसे टेबल के जरिए देख सकते हैं कि पूर्व पद के अंत में क, ख, ग, घ है तो वह अपने प्रथम वर्ण क में, च, छ, ज, झ है तो वह अपने प्रथम वर्ण च में, ट, ठ, ड, ढ है तो वह अपने प्रथम वर्ण ट में, त, थ, द, ध है तो वह अपने प्रथम वर्ण त में, प, फ, ब, भ है तो वह अपने प्रथम वर्ण प में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु बाद में वर्गों के पहले, दूसरे तथा श, स वर्ण होने चाहिए। इसे हम उदाहरण के जरिए देखते हैं। देखिए उसका उदाहरण है उद प्लस पन। यहाँ पर प्रथम पद में द तीसरा वर्ण और उत्तर पद में प प्रथम वर्ण है।
तो द अपने प्रथम वर्ण त में परिवर्तित होगा, तो यहाँ स्थिति होगी उत प्लस पन्न और मिलाएंगे तब बन जाएगा उत्पन्न। इसे हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी देखते हैं। देखिए, जैसे सद प्लस कार, वहाँ पर भी पूर्व पद के अंत में द है और जो अपने प्रथम वर्ण त में परिवर्तित होगा, जिससे सत्कार। विपद प्लस काल, यहाँ पर भी द अपने प्रथम वर्ण त में परिवर्तित होगा, जिससे विपद कालः। तीसरा उदाहरण देखिए, संपद प्लस समय, यहाँ पर भी द अपने प्रथम वर्ण त में, संपद समयः। ककुब प्रांतः, यहाँ पर भ अपने प्रथम वर्ण ककुप प्लस प्रांतः, ये रूप बनेगा। उद प्लस पन, इसे हम पहले देख ही चुके हैं। देखिए, अन्य उदाहरण में भी हम इसे समझ सकते हैं। लिभ प्लस सा, भ अपने प्रथम वर्ण लिप्सा। तद प्लस पुरुष, द अपने प्रथम वर्ण त में तत्पुरुष। जुगुप प्लस सा, जुगुप्सा। तद प्लस कालः, तत्कालः। तथा उत प्लस तर, उत्तरः। इस प्रकार सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हुए। अतः झल के स्थान पर चर आदेश हुआ, इसलिए ये चर संधि के उदाहरण हैं। एक बार हम इस पे पुनः रोशनी डालते हैं। छोटा सा सूत्र है, खरीच है। इतना सा कहता है कि झल अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण चर में परिवर्तित हो जाते हैं यदि उत्तर पद में प्रारंभ में वर्गों के पहले, दूसरे तथा श, श, स हो तो। जैसा कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका उदाहरण देखते हैं। उद प्लस स्थानम, इस सूत्र के अंतर्गत, इस परसवर्ण सूत्र के अंतर्गत इस सूत्र का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर उद प्लस स्थानम, इस स्थिति में द अपने प्रथम वर्ण त उत प्लस स्थानम में परिवर्तित होता है, जिससे आगे चल के उत्थानम रूप निष्पन्न होता है। इसे हम आगे परसवर्ण संधि के अंतर्गत विस्तृत रूप से समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने खरीच सूत्र का कार्य देखा है। तो उद प्लस स्थानम, जिससे उत्थानम रूप बनता है। अब हम आगे की परसवर्ण संधि के अंतर्गत चलते हैं। परसवर्ण व्यंजन संधि। परसवर्ण व्यंजन संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत एक लंबा अध्याय बनकर चलती है। इसमें अनेक सूत्र हैं। इसके अंतर्गत जहाँ पर भी पर अर्थात बाद वाले पद के बाद वाले वर्ण का सवर्ण आदेश होता है, उसे परसवर्ण संधि कहा जाता है। कुछ स्थलों पर अनुनासिक का परसवर्ण होता है, तो उसे अनुनासिक संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थलों पर बाद वाले वर्ण का सिमिलर अर्थात सवर्ण वर्ण आदेश होता है, तो उसे हम परसवर्ण संधि कहते हैं। कुछ स्थलों पर अनुस्वार का परसवर्ण आदेश होता है, अर्थात अनुस्वार का सवर्ण वर्ण आदेश होता है, परंतु किससे मिलते जुलता हुआ? बाद वाले पद के प्रथम वर्ण से मिलता जुलता, इसीलिए इसे हम अनुस्वार परसवर्ण व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थलों पे भिन्न आदेश होने पर हम इसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। यहाँ पर हम इसे केवल यदि परसवर्ण संधि भी नाम से कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसलिए हम सिर्फ परसवर्ण संधि भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत सूत्र है अनुनासिक संधि का। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पुनः देखते हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। चूंकि सूत्र में वा आया है, अतः कार्य किससे होगा? विकल्प से। इसका सूत्रार्थ सिर्फ इतना ही है कि पदांत यर को, किसको? पदांत यर को अनुनासिक आदेश हो जाता है विकल्प से। पदांत यर को अनुनासिक आदेश हो जाता है विकल्प से, अर्थात अनुनासिक आदेश करते हैं।
इसलिए हम इसे अनुनासिक संधि भी कह सकते हैं। तात्पर्य देखिए कि यदि पूर्व पद में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हो और पर पद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो विकल्प से पहले वाले पद के अंत में अंत वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए पुनः कि यदि पूर्व पद के अंत में यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण हो और बाद वाले पद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो पहले पद के अंतिम वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात पंचम वर्ण आदेशित हो जाता है। जैसा कि हम इसे छोटी सी सारणी के अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए यदि पूर्व पद के अंत में यदि क, ख, ग, घ है तो वह ग में, च, छ, ज, ज है तो य में, ट, ठ, ड, ढ है तो वह ण में, त, थ, द, ध है तो वह न में और यदि प, फ, ब, भ है तो वह म में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होना आवश्यक है। इसे हम एक बार पुनः बाद में वापस देखेंगे। देखिए यर अनुनासिके अनुनासिक हुआ, काम किससे होगा? विकल्प से। सूत्र के अनुसार देखिए यर के स्थान पर अनुनासिके क्या बाद में होने पर, अनुनासिक बाद में होने पर अनुनासिको अनुनासिक आदेश हो जाता है व विकल्प से। जैसा कि हम परिभाषा में देख सकते हैं कि पूर्व पद के अंत में यर अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हों तो और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई सा भी अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाता है। वही बात है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इसके उदाहरण, वाग प्लस मूलम। यहाँ पर पहले पद में वाग है और दूसरे पद के प्रारंभ में म है तो ग अपने पंचम वर्ण ङ वांग मूलम में परिवर्तित होगा और जहाँ पर ये कार्य नहीं होगा वहाँ पर वाग मूलम ही रूप निष्पन्न होगा। दोबारा देखिए षड प्लस मयूखा, यहाँ पर भी म अनुनासिक वर्ण है, षड अपने पंचम वर्ण ण में षणमयूखा रूप बनेगा और जहाँ कार्य नहीं होगा वहाँ पर षणमुखा मयूखा ही रूप बनेगा। एतद प्लस मुरारी, यहाँ पर भी द अपने पंचम वर्ण एतन मुरारी और जहाँ पे कार्य नहीं होगा वहाँ पर एतद मुरारी रूप निष्पन्न होगा। आगे वाला जो उदाहरण हमने यहाँ पे दे रखा है वाग प्लस मयम, यहाँ पर एक ही रूप बना है। क्यों बना है? इसका उत्तर हमें अगले सूत्र में मिलेगा। अगले सूत्र इसका यूँ कहता है कि देखिए अगले सूत्र को हम देखते हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लौकिक भाषा में, लौकिक भाषा से तात्पर्य लौकिक संस्कृत से है कि लौकिक संस्कृत में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हों तो पदांत यर को नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। पुनः देखिए कि लौकिक संस्कृत में अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हों तो पदांत यर को नित्य अनुनासिक आदेश हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने बात यह है कि अनुनासिक आदि ऐसा प्रत्यय जो अनुनासिक वर्णों से प्रारंभ होता हो, यदि ऐसा प्रत्यय बाद में हो तो वही वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश होगा, लेकिन वह नित्य होगा। यहाँ पर कार्य विकल्प से नहीं होगा, अर्थात एक ही रूप निष्पन्न होगा, दो रूप नहीं बनेंगे। ये ध्यान देने योग्य है। अर्थात देखिए यदि अनुनासिक वर्ण से वाला प्रत्यय बाद में हो, बना शब्द परे हो तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण को नित्य अनुनासिक आदेश हो जाएगा। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए तद प्लस मात्रम, यहाँ पर मात्रम वाला प्रत्यय बाद में है तो द के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण न आदेश होगा
तब आपके पास स्थिति होगी तन प्लस मात्रम और रूप बनेगा तन्मात्रम। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखिए चिद प्लस मयम। यहाँ पर भी द के स्थान पर न आदेश होगा क्योंकि मयट वाला प्रत्यय बाद में है, तो चिन्मयम रूप बनेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस सूत्र प्रत्यय भाषायाम नित्यम से जो कार्य होगा वो नित्य होगा, अर्थात उसका एक ही रूप बनेगा, जबकि यरो अनुनासिकी अनुनासिकों वाले सूत्र से दो रूप निष्पन्न होंगे। तो हमें हमेशा एग्जाम में इस स्थल पर अवश्य रूप से पूछा जाता है कि अनुनासिक वाला उदाहरण कौन सा है, मतलब यरो अनुनासिक अनुनासिकों वाला उदाहरण कौन सा है और प्रत्यय भाषायाम नित्यम वाला उदाहरण कौन सा है। इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवश्यक रूप से पॉइंट आउट किया जाता है क्योंकि यही इनके अंतर पूछने का कारण है कि एक स्थल पर एक रूप बनता है और दूसरे स्थल पर दो रूप बनते हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह बात आवश्यक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे की सूत्रों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्य लम।